कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता अभिभावकों संरक्षण में रहते हुए अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। वे हम शिक्षकों के द्वारा भेजे गए चलित छाया चित्रों की सहायता से अपने विषय ज्ञान में वृद्धि करते हुए उस सभी पाठों को समझकर अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित पाठ के भाग 2 वाचन अभिव्यक्ति एवं भावाभिव्यक्ति को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पूर्व पाठ सारांश एवं वाचन अभिव्यक्ति भाग 1 में प्रस्तुत की जा चुकी है और शेष इस भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि विद्यार्थी वाचन अभिव्यक्ति को समझकर आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन करने में समर्थ हो सकें और वे इस पाठ में समाहित शब्द संपदा से भी भली भांति परिचित हो सकें और भावाभिव्यक्ति को समझकर अपने भावों में वृद्धि कर सकें। इसी आशा से चलते हैं शेष पाठ वाचन की ओर। इससे पूर्व पेज से चलित छाया चित्र में हम पेज नंबर 4 के अंतिम गद्यांश तक वाचन कर भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब शेष पाठ के भाग की वाचन अभिव्यक्ति एवं भावाभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलते हैं पेज नंबर 4 की अंतिम पंक्तियों की ओर। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। आपने देखा, इससे पहले बताया जा चुका है कि पत्नी के पूछने पर भी यह क्वार्टर आप क्यों नहीं छोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह क्वार्टर मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूं क्योंकि इसमें मेरी यादें जुड़ी हुई हैं किशनदास से संबंधित। और पत्नी ने जब उनसे यह कहा कि यदि यह भी बनने लगेगा, नया बनने लगेगा, फिर क्या करोगे, उन्होंने कहा तो तब की तब से देखी जाएगी। उससे आगे पर यहाँ पर दिया भी गया है कि यशोधर बाबू के जो विचार थे अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं मिल पाते थे क्योंकि वे किशनदा के व्यक्तित्व पर चलते थे, जबकि बच्चे अपने नए समय के अनुरूप जीवन जीना पसंद करते थे। और इसी कारण से यह था कि वे जल्दी घर लौटना भी नहीं चाहते थे। अपना समय वे इधर उधर ज़्यादा व्यतीत करते थे, कहीं सत्संग में बैठ गए, कहीं बाजार चले गए। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि मैं घर जाके करूं भी क्या, जब तक बच्चे छोटे थे तब तक मैं उनको पढ़ाने लिखाने में उनकी मदद करता था। लेकिन अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है और लड़का जो था बड़ा लड़का, उसने क्या है, एक विज्ञापन संस्था में नौकरी प्राप्त कर ली है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन उनका जो बेटा है वो साधारण है लेकिन असाधारण वेतन, अर्थात उसको उस कंपनी में बहुत वेतन मिलता है। वह भी उनको क्या है, कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक नहीं लगता है कि इतने कम उम्र में इस समय इतना वेतन कैसे मिल जा रहा है जितना कि उनको इस समय रिटायरमेंट के समय मिल रहा है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिला है। उन्होंने कहा कि 1,500 रुपया जो इसको इस समय मेरे बड़े बेटे को मिलता है, इतना मुझे रिटायरमेंट में पहुंचने के बाद अब मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा और मेरे बेटे को शुरू में ही 1,500 रुपया मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बात होगी। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उन्होंने कहा यह भी था कि IAS में दूसरी बार परीक्षा दे रहा है और जबकि वो पहली बार भी यशोधर बाबू को यहाँ पर भी असंतुष्टि लगती है कि पहली बार वो नौकरी में निकल गया था लेकिन पद नीचा था, लेकिन फिर भी उसने जॉब नहीं की थी और फिर दोबारा से तैयारी कर रहा है।
जबकि उनका मानना था कि उसको नौकरी कर लेनी चाहिए थी। हाँ, तो यहाँ भी वे असंतुष्ट थी। वहीं उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल, और तीसरा बेटा क्या है, वो भी होशियार पढ़ने में, स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया, और तीसरी बेटी भी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। और वह क्या कह रही है, शादी करना नहीं चाहती। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन वह शादी करना नहीं चाहती, और बार बार कहने पर वो कहती है कि यदि आप मुझसे ज़्यादा इसमें विवश करोगे तो मैं यहाँ से अमेरिका चली जाऊँगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यानी कि उन्होंने कहा कि बच्चे हैं तो ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनापन नहीं करते हैं, यानी कि पराये हो गए हैं। पराये से मतलब यही है कि अपने अनुरूप चल रहे हैं। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं, और उनके बच्चे कहीं ना कहीं जो उनके गरीब रिश्तेदार हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उपेक्षा कर देते हैं, तो वह भी उनको जो है अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है सुनाल, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है। पिता कहता है कि ठीक है, अब क्या करें, एक सारा यही रहता है कि उम्रों का जो अंतर होता है कहीं ना कहीं उनमें क्या होती है, समझने में थोड़ा परेशानी होती है, समझने में, एक दूसरे को समझने में कहीं कठिनाई तो होती है, लेकिन यह जनरेशन गैप होना जरूरी है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। उनकी जो पत्नी है, उनके जो मूल संस्कार हैं वो उनके पास हैं, लेकिन वह तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडल बना डाला है। लेकिन जो बच्चों के द्वारा की गई जो मातृ सुलभ मजबूरी है, उन्होंने उनको मॉडल बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, उधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। यानी कि एक बात यह भी थी कि उनको मॉडल बनने का उनका कारण यह भी था कि जब वे गांव से यशोधर बाबू के साथ गांव आई थी तो उनके साथ उनके ताऊ जी भी आते थे, और उनके 2 ताऊ जी के 2 लड़के भी आए थे, उनकी जो है बहुएं भी आई थी, ताई जी भी आई थी। तो वो क्या थी, उनको जो है खुल करके जीने का अवसर नहीं मिल पाया था। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, और आपने देखा होगा प्रायों महिलाओं में आपस में थोड़ा सा तनाव हो जाते हैं, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन ताऊ जी से डरते थे, कुछ कोई एक दूसरे से कहते नहीं थे। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, और उनको शिकायत था कि पति ने कभी भी मेरा पक्ष नहीं लिया, बस जिठानियों की चलनी थी। और जिठानियाँ क्या थी, बड़ी थी, तो वे कहा कहीं ना कहीं क्या उनके बड़े होने के कारण कभी उन्हीं को चलने देते थे। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। उनका यह भी कहना है यशोधर बाबू की पत्नी का, उस समय मुझे ऐसे कायदे कानूनों में रखा गया कि मैं कोई जवान औरत ना हूँ, बल्कि क्या है, बुढ़िया हूँ। यानी कि जिस प्रकार से ताऊ जी के लिए जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। और बच्चों से ऐसा कहती है कि जितने भी जो बूढ़ी ताई के लिए जो नियम कानून थे, वही मेरे लिए भी इन्होंने लागू करवाए। इस कारण से वे क्या है, आधुनिक होने में बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, और बच्चों को भी ये लगता है कि वाकई में ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। वो कहते हैं तुम्हारी जो इतनी पुरानी बातें हैं, यदि मेरे बच्चे नहीं मानते तो उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। और वो कहती है कि मैं भी आपकी बात उसी हद तक मानूंगी जहाँ तक ये मेरे लिए सुविधाजनक हो, लाभदायक हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात, और मैं पुरानी तरह ढोंग ढकोसला नहीं कर सकती, यह बात बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए। धर्म कर्म कुल परंपरा सब ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी, मुँह मुहा से लोग करें तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। यानी कि जब उनकी पत्नी ऐसा कहती है तो वे भी हंसी मजाक में कह देती हैं कि क्या है, सानियल बुढ़िया, तुम तो सानियल बुढ़िया हो गई, चटाई का लहंगा हो या बूढ़े मुँह मुहा से लोग करें तमाशे, उन्होंने कहा तो है अब बुढ़िया हो गई और तो तुम जो है फिर भी जवान होना चाहती हो, लोग तो मजाक उड़ाएंगे। इस प्रकार से वे क्या करते हैं, मजाक में उनके विद्रोह को उड़ा देते हैं, उसकी बात का बुरा नहीं मानते, अनदेखा कर देना चाहते हैं।
लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। उनको लगता है कि अगर वे जो है इस बात को नहीं अनदेखा करेंगे तो उनके ही लोग मजाक बनाएंगे। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोदा जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। और फिर वो ये विचार करते हैं कि काश मैंने भी किशनदा की तरह विवाह ना किया होता तो काश यह अच्छा नहीं होता कि मैं अपना पूरा जीवन लोगों के लिए, समाज के लिए अर्पित कर देता। लेकिन दूसरी ओर फिर वो दूसरा पक्ष भी सोचते हैं। फिर ध्यान उन्हें इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनको लगा कि बचपन से ही वे कठिनाइयों में रहे और उनका बुढ़ापा भी सुखी नहीं रहा। जबकि कहा यह जाता है कि जिस व्यक्ति का बुढ़ापा सुखी है तो वास्तव में सुखी व्यक्ति वही है। जवानी में तो हम सब सुखी हैं क्योंकि हमें आधा सुख हमें अपने शरीर से है, लेकिन बुढ़ापे में हमारा शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है और उससे कई रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं। और यदि उस समय हमें सहारा नहीं मिलेगा तो हम जो है क्या है सब दुखी हो जाते हैं और वह दुख फिर ऐसा होता है कि अभी भी समाप्त नहीं होता है। तो उन्होंने यही कहा। तो उन्होंने लगा कि उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीली मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो कहते हैं कि उनके साथ किशनदा के साथ जितने लोग रहते थे उन्होंने दिल्ली की अच्छी अच्छी जगह हैं ये हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं मकान बनाए, लेकिन किशनदा ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। और जब 6 महीने बाद रिटायरमेंट के 6 महीने बाद जब कमरा खाली करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है रिटायरमेंट के बाद कमरा खाली करना ही होता है, 2-4 महीने आपको मिल जाते हैं कि आप तब तक अपना मकान बना लीजिए, रहने की व्यवस्था कर लीजिए। तो किसी ने भी, वो कह रहे हैं, हो गई उसके द्वारा उपकृत किए इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। जितनों को उन्होंने अपने साथ रखा था किसी ने भी उनको अपने साथ नहीं रखा। तो यही सच्चाई भी है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो किसी के उपकारों का क्या करते हैं, उपकृत होते हैं, उनके उपकारों से उऋण होने का प्रयास करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग क्या है केवल फ़ायदा उठा करके बाकी कोई मतलब नहीं रखते। तो वही होता है। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए और कह रहे हैं कि वह स्वयं भी यशोधर बाबू से ऐसा प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि कारण यह था उस समय तब उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहते थे, यानी कि समझ लीजिए कि एक परिवार एक में, 2 परिवार एक में। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और किशनदा ने कुछ समय राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर रहा, फिर अपने गाँव लौट गए और अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा और ज़्यादा पेंशन भी नहीं खा पाए वो अपने, 1 साल बाद ही मृत्यु हो गई। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई और सबसे जो आश्चर्यजनक बात थी, कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। यानी कि रिटायर हुए तो फिर क्या हुए, वो मुरझा गए। उन्हें कहीं ना कहीं अपने जीवन के एकाकीपन से जो है जूझना पड़ा। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, और मैंने जब कह रहे हैं कि मैंने उनके बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा, तो उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जो हुआ होगा में यह रहस्य छिपा हुआ है कि जो लोग बुढ़ापे में अकेले रहते हैं उनकी किस कारण से मृत्यु होती पता ही नहीं चल पाता है। खाया नहीं, पिया नहीं, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, बीमार थे, दवा नहीं मिली। तो यह सब फिर सोच रहे हैं कि अगर मैंने शादी नहीं की होती तो क्या मेरे साथ भी कहीं ऐसा ही ना होता। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो जिनका बच्चे नहीं होते हैं, परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने से यही मृत्यु हो जाती है। और यह बात बिल्कुल सही भी है। मेरे सामने भी कई ऐसे उदाहरण हैं, मैंने देखा है कि जिन लोग अच्छे अच्छे कार्य लोगों ने किए, लेकिन अंतकाल उनके साथ कोई के काम नहीं आया और उनकी मृत्यु भी जो हुआ होगा से ही हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी बच्चों का होना भी जरूरी है, और यह जानते हैं कि बच्चों का होना जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। वो यह भी मानते हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं मनमानी कर रहे हैं, लेकिन यह भी जान रहे हैं कि बुढ़ापे में मुझे सुख नहीं देंगे ये बच्चे। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा 25वीं में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से भी संतोष होता है कि किशनदा ने एक बात कही थी कि गधा 25वीं में कौन
क्या नहीं करता है इसकी चिंता मत करो। जैसे ही, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, जैसे समझदारी की जब जब अवस्था बढ़ती है तो व्यक्ति समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की। वो कह रहे हैं कि मैंने जवानी में कितने किस्म की खुरापात की, यानी कि अनेक प्रकार की खुरापात की तो जवानी में, लेकिन मैं समझदार हो गया एज के अनुरूप। तो ऐसे ही सारे लोग उम्र के अनुरूप क्या होते हैं, समझदार हो जाते हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, यानी कि मैं ककड़ी भी चुरा लिया करता था गांव में, गर्दन मोड़ करके मुर्गी मार दिया करता था, पीछे की खिड़की से कूद कर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। वो कहते थे कि मैंने सारे काम किए हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। उन्होंने कहा कि यह भी उन्हीं की बात है किशनदा की, कि यदि सब जवानी में अपने आप ठीक हो जाएंगे जब उन पर जिम्मेदारी पड़ेगी, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। वह भी कहते हैं कि इनकी भी जो है अक्ल ठिकाने आ जाएगी, समझदार हो जाएंगे जब जिम्मेदारी पड़ेगी। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता जब तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी कथा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। उन्होंने कहा कि यदि मुझे भी, मेरे पिता जल्दी गुजर गए इसलिए मुझे जिम्मेदारी आ गई और मैं इस प्रकार से बन गया। यदि मेरे साथ भी ऐसी होता तो मैं भी गधा पचीसी करता, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी युवावस्था में ऐसे कार्य करता जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया, और जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ी तो जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बाप होता है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं। तजिया माने व्यंग्यात्मक कहते हैं कि जब तक माता पिता होते हैं, बाप होता है, तब तक मौज कर लो। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वो बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। उनको लगता है कि बच्चे चाहते हैं कि उनके पिता उनके साथ रहें। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीति मंजूर करे। उन्होंने कहा कि क्या है, कभी ना कभी क्या होते हैं, बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहीं ना कहीं मंजूर है जो रीति मंजूर करे। अर्थात कुछ कईयों के बच्चे क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ दुनियादारी में आगे भी निकल जाते हैं, कुछ सब साथ देते हैं, कुछ साथ नहीं देते हैं। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। कई उनको लगता है, बच्चों को लगता है कि हमारे पापा ने जब उनको फ्लैट मिल रहा था, डीडीए फ्लैट में पैसा जमा करने की बात आई तो उन्होंने फ्लैट के लिए पैसा नहीं किए, जो कि गलत फैसला था। लेकिन यशोधर बाबू कहते थे कि घर जो है मूर्ख लोग बनाते हैं और सयाने लोग उनमें रहते हैं, और जो सयाने लोग होते हैं उनमें रहते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जो घर बनाते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, जब तक सरकारी नौकरी है, सरकारी क्वार्टर है, फिर ज़रूरत क्या है घर बना रही है। रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस जब रिटायर हो गए गांव चले गए, गांव का जो है पुश्तैनी घर, बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है। और कहते हैं कि गांव का जो पुश्तैनी घर है वो टूट फूट चुका है, उस पर इतने लोगों का हक है कि वहाँ जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। उन्होंने कहा कि जो है वैसे देखा जाए तो अब जाना, पुश्तैनी घर में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने लोगों का उसमें हिस्सा रहता है कि जो जाएगा सबसे पहले उसको संभालेगा, और जैसे ही संभालेगा तो दूसरे लोग भी कहेंगे अब जो है मैं भी यहाँ रहने आ रहा हूँ। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि अब वहाँ पर जाना इस प्रकार से झंझट मोल लेना है। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देने नहीं बनता। यही बात जब वो कहते हैं कि वहाँ जाओगे ऐसा होगा, तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। उनका यही था कि उनका मकान की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, जब कोई बच्चा सरकारी नौकरी में आ जाएगा उसको क्वार्टर मिल जाएगा, उसी में रहेंगे। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावनाओं को रेखांकित कर देते हैं। यही कहते हैं अभी समय है, कोई ना कोई बच्चा नौकरी में आ जाएगा, फिर कमरा मिल जाएगा हमको। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, वो कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ आदमी को तो हर्ष
तरह से सोचना चाहिए। उनकी पत्नी कहती कि आदमी को हर तरफ से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। उन्होंने कहा हमारे जो सोच होती है ऐसे सब लोग हमारी बिरादरी में नहीं होते, इतना सोचने वाले। उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं और कहते हैं कि हम जैसे लोग केवल एक ही तरफ सोचते हैं, चारों तरफ नहीं सोचते हैं और फिर हंसने लगते हैं। जितना ही इस लोग की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। और जितना ही वे क्या करते हैं, हंसी हंसने को इस लोक में बाध्य हो रहे हैं, उतना ही वे परलोक के बारे में भी यत्न कर रहे हैं उत्साही होने का, अर्थात वे परलोक की भी सोच रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए और जो है बिड़ला मंदिर की ओर गए तेज कदम से। लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े और लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर था, सामने मूर्ति थी, उस पर हाथ जोड़े। 80 का फूल जो वहाँ पर मंदिर में आपने देखा होगा, जो फूल रखा रहता है उसको हम लोग उठाते हैं और आशीष के तौर पर अपने सिर पर जगह देते हैं। चुटिया में घोंसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे और वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं और देखा कि आपने देखा होगा कि वो कहाँ ना कहीं क्या थे, परलोक के आधार पर थे। वो जानबूझ के किशनदा ऐसा करते थे वही कर रहे थे, तो पूजा में भी उनका मन नहीं लगा। सच तो यह है कि वो भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं, अंदर से तो उतने कर्मकांडी या ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं कि जिस प्रकार से मानक क्या थे, जिस प्रकार से किशनदा करते थे वैसे ही करने का प्रयास रहे हैं। उनका मानना था कि ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, इसलिए वो भी क्या है भारी मन से वहाँ पर बैठे थे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। और जिस प्रकार से वह जाया करते थे किशनदा, वैसे वो भी रोज़ जाते हैं बिड़ला मंदिर, पूजा करते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर की कई किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे है कि भाई लगना चाहिए। कभी मन नहीं लगता तो वो कहता है, मन यहाँ पर कल्पना की है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है कि मन नहीं लग रहा है, तो वो मन को कहते हैं कि भाई लगना चाहिए तुझे। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। उन्होंने अपने मन से कहते हैं कि दुनिया के साथ साथ, माया मोह के साथ साथ कुछ ना कुछ ईश्वर को भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। जो करते हैं, जैसा करते हैं करें, जो जैसा करता है उसको करने दो, लेकिन हमें यह करना चाहिए। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। हमने कहा हमें इस संसार की चिंता नहीं, उसकी चिंता करनी है जहाँ पर हमें परलोक जाना है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न मांगें। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को क्या है, उनसे अनुभव लेना चाहिए, अनुभव साझा करने चाहिए, पूछना चाहिए। यदि नहीं पूछते हैं तो न मांगें। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं ये बात उनको क्या है, कचोट रही है। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का, अपने आप को संभाला कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। और उन्होंने अपने आप को समझाया कि क्या हो रहा, तुम तो मन को समझा रहे हो और खुद भटक गए, गीता महिमा सुनो। और उन्होंने अपने आप को दिया कि गीता की महिमा जो चल रही है उसको सुनो। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन की जोशी की याद आ गई। अब देखा आपने कि मन पूरी तरह नहीं था और वहाँ पर श्री कृष्ण के लिए जब जनार्दन शब्द का उपयोग किया प्रवचन में तो उनको अपने जीजाजी जनार्दन की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत ख़राब, उनको तुरंत याद आया कि परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत ख़राब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि हाल पूछने तो जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। उनको लगा कि यह प्रस्ताव तो मुझे तो पसंद है, लेकिन पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। वे नहीं चाहेंगे कि मैं वहाँ जाऊँ। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। और क्या था, वहाँ पर कोई था भी नहीं उनकी बहन के पास, और वो क्या था, बिखरा हुआ परिवार था। वो उन्हीं की आर्थिक स्थिति सुधारते थे,
यशोधर बाबू यानी कि अपनी ओर से वे आर्थिक सहायता भी देते थे। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। उनका मानना है कि जब खुशी हो या गम हो अपने रिश्तेदारों के वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। वह जानते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे भी उनकी तरह परिवार के लोगों के सुख दुख में जाने के प्रति क्या हों, उत्साहित हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, नाराज़ ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई, कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। और यहाँ पर तो हद हो गई कि एक बेटे ने यह कह दिया कि बुआ को तुम पैसे भेजोगे तो मैं तो तुमको पैसे दूंगा नहीं। तो ये बात कितनी बुरी लगती उनको। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मेरी इतनी पहुंच है कि मैं 100 रुपये उधार ले सकता हूं ताकि मैं अपनी बहन को दे सकूं। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैब ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। सैब माने साहब। वो अपने बच्चों को सुनाते हैं कि हमारा तो साहब देखा ही ऐसा है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है कि अपने जो लोग जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करनी चाहिए। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है और उनको यह नारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है, उनका कुछ भी देखा हुआ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। तो उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ नहीं था और वे भी अपनी बुआ के वहाँ आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं कि जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। अर्थात उन्होंने भी क्या है, अपनी बुआ के वहाँ पढ़ा था। उनको पता था कि दूसरे के वहाँ रहते हैं, किस प्रकार से परिवार के लोगों में उनको आत्मीयता मिली थी। तो वह भी क्या है, दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। वो क्या था, वो मैट्रिक करने के बाद सीधे दिल्ली आए और यहाँ कृष्णानंद जी के साथ रहे थे। कुंवारे की गिरफ्ती में देखने को होता क्या है, और कुंवारा यदि समय से, कुंवारे लोग यदि एकदम से गृहस्थी में आ जाएं तो उनको देखने को मिलता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक करती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वो कह रहे थे कि केवल तुम क्या करते हो, उनकी देखी दिखाई बात पर जैसा उन्होंने कहा उसी को जो है सच मानने लगते हो, अपना अनुभव नहीं करते हो। वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। उन्होंने कहा वह तो जो भी बात उन्होंने सीखी थी पुराने गांव के लोगों से सीखी थी। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं, और उनको ये तो पता नहीं था कि घर परिवार बनाया होता तब तो पता चलता कि कौन सा रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के, और उनकी पत्नी ने क्या कहा कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, यानी कि वो तो जन्म के ही बूढ़े थे। जन्म के बूढ़े कहने का मतलब उनको बहुत अनुभव थे। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। उन्होंने कहा तुम्हें क्या सुर लगा है कि तुम उनकी तरह जो है बूढ़े बनने लगे हो या अनुभवी बनने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, यानी कि जब तुम पहले थे तुम तो ऐसे नहीं थे, जबकि किशनदा तो शुरू से ही ऐसे थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं था कि शादी के बाद मैंने तुम्हें नहीं देखा। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे। उन्होंने कहा तुम क्या करते थे, 2-2 सिनेमा देखते थे हफ्ते में। गज़ल गाते थे, गज़ल, और तुम गज़ल भी गाते थे। गज़ल हुई और सहगल के गाने, गज़ल और सहगल के गाने तो तुम खूब गाया करते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बदला हूँ, लेकिन समय के अनुसार बुजुर्गपन तो आना ही चाहिए। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल या बगैर बाहाँ का ब्लाउज पहनना, या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम लगते हो। कहते हैं कि तुम बूढ़े, अब क्या बुढ़ापे में तुम ऐसे काम कर रहे हो, इतना ऐसे कपड़े पहन रहे हो, अपनी बेटी के कहने पर तुम उसी प्रकार से चल रहे हो, ऊँची हिल की सैंडल पहन रहे हो, तो ये सब क्या है, गलत है। मुझे इसमें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती है। अब एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसी कारण से मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए, और तुम लोगों को भी मेरे जीने पर ढंग पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा।
और जबकि वे क्या करते हैं, धार्मिक प्रवचन सुनने, लेकिन वो अपने परिवार के ध्यान में डूब रहे हैं। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यानी कि जब भी वो ध्यान करते हैं, परिवार में लीन हो जाते हैं। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें। उनको लगता है कि ध्यान लगाने को सीखनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हमारे अंदर कुछ चल रहा होगा तो हमारा ध्यान वैसे ही नहीं लग पाएगा। पहले हमको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, संतुलन बनाना होगा। साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। इसके लिए क्या है, जब रिटायर होंगे तभी जो है सही समय होगा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए क्या है, ये प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें, यानी कि ये क्या है, ये चीज़ें जो है सुविधाजनक तब हैं जब हम क्या है, वो वानप्रस्थ आश्रम के योग्य हो जाएं या पूरी तरह बूढ़े हो जाएं। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वे अपने रिटायर होकर अपने गाँव चले जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह की वह झेंपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। इस तरह की बात वे किसंदा के शब्दों में ही कहते हैं। ऐसा ही किसंदा भी कहा करते थे, और वे क्या है, हल्की सी एक हंसी हंस देते हैं। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। जब तक दिल्ली में रहते थे किसंदा, तो यशोधर बाबू हर बार उनके यहाँ जाते थे। स्वयं किसंदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। और किसंदा भी जब घूमते थे तो वहाँ पर ज़रूर आते थे, और उनको देखो मानस पुत्र कहा गया है, मानस पुत्र माना गया है यहाँ पर किसके लिए, यशोधर बाबू को। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए थे तब वो सुबह देर से उठा करते थे। किसंदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। उन्होंने कहा था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को जल्दी सोना चाहिए। इससे क्या है, एक आदमी क्या है, स्वस्थ होता है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यानी कि उनकी शादी होने के बाद भी वे उनको सुबह उठाना चाहते थे। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। यानी कि भाऊ यानी छोटे बच्चे को या छोटे भाई को भाऊ कहा जाता है, तो इसी प्रकार से किसंदा उन्हें भाऊ कहा करते थे। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए, और वे किसंदा से अनुरोध करते थे चाय पीकर जाइए। किसंदा कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते थे और कभी कभी वे चाय पीकर जाते थे। यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किसंदा की ही है। यानी कि वे कई रूपों में उनको देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको जो छवि थी उनके मस्तिष्क में बसी हुई वह थी जब वे सुबह कुर्ता पैजामा पहनकर घूमने जाया करते थे। कुर्ते पैजामा के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए। यानी कि जब घूमने जाते थे हाथ में छड़ी होती थी। यह रूप उनके अंदर समाहित है। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पटशिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। यानी कि जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तो उन्होंने यशोधर बाबू ने अपने उनके पट्ट शिष्य यानी कि एकदम शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाई। किसंदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। यानी किसंदा चले भी गए फिर भी उन्होंने उनकी कुछ बातों को हमेशा जीवित रखा, चाहे पत्नी बच्चे नाराज़ भी होते थे। घर में होली गंवाना, जनेऊ पुन्नू के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, ऐसी कुछ परंपराएं थी। होली गंवाना, जनेऊ पुन्नू, एक हमारा जो पहाड़ में एक जनेऊ पुन्नी आती है, उसमें भी लोग जो है अपने घरों में जनेऊ बदलते हैं। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, रामलीला की तालीम होती है, एक कमरा का क्वार्टर दे देना। ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किसंदा से विरासत में लिए थे। ऐसे ही काम वे समाज सेवी या समाजोपयोगी कार्य करते थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। उनको जो है इस प्रकार का शोर और खर्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। और वाकई में यह बात ठीक है कि अब जो है समाज में ऐसा कोई उत्साह नहीं रह गया। उसका एकमात्र कारण यह भी है कि आज लोग केवल दिखावे के लिए यह सब करते हैं। आपसी प्रेम के कारण ऐसा नहीं है। प्राय आप देखिए कि उन उत्सवों में कहीं ना कहीं जहाँ पर प्रेम होना चाहिए वहाँ पर झगड़े फसाद हो जाते हैं। यशोदा जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। वे चाहते हैं सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें स्वीकार उन्हें क्यों कर मिले। जब समाज ही नहीं तो यह पद उन्हें कैसे मिल सकता है। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। उनका मानना है कि बच्चे मुझसे सलाह लें जैसे मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, यानी कि वो क्या हैं, डेमोक्रेट हैं, यानी कि लोकतंत्र बाबू हैं। और हरगिज़ यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। वे नहीं कहते हैं कि उनके बच्चे, वो ऐसा नहीं कि लोकतांत्रिक हैं, यानी कि जो उनके हित में हो वह पूछें, यदि अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वे जो उनको ठीक लगे वह करें, लेकिन पूछें तो सही। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। यह भी नहीं कि पूछा भी नहीं और जैसा मन में आया वो करते रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब इंस्टीट्यूट ठहरा नहीं बेटा। उन्होंने कहा कि ठीक है नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन अनुभव तो आपके पास कोई उसका विकल्प नहीं है। और यह बात बिल्कुल भी सही है। हमें अपने बुज़ुर्गों से अनुभव ज़रूर लेने चाहिए। मानो न मानो झूठे मुंह से सही, एक बार तो पूछ लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हो, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। और यह बात उन्होंने कही कि एक ना एक बात तो हमसे पूछ लिया करो। और इस पर बच्चे कहते हैं कि जो बात आप जानते ही नहीं तो उनसे हम आपसे फिर पूछें तो क्यों पूछें। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक बात स्पष्ट होती है कि बच्चे आजकल प्रायः अपने को बुज़ुर्गों से ज़्यादा समझदार या ज़्यादा नॉलेज वान समझते हैं, जो कि गलत है। हमें अपने बुज़ुर्गों को सम्मान देते हुए उनसे हर कार्य को शुरू करने से पहले अनुभव लेने चाहिए, राय लेनी चाहिए। यदि उनकी राय हमें ठीक लगे तो उसको अपने कार्यों में स्थान देना चाहिए, नहीं तो हमें जो ठीक लगे वह करना चाहिए, लेकिन हमें राय ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक इस पेज नंबर 11 तक के वाचन और अभिव्यक्ति को आपने सुना होगा, समझे होंगे। और शेष वाचन अभिव्यक्ति को हम अगले भाग में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी लोग इस पाठ में समाहित शब्द संपदा से परिचित हो सकें और अपने भावों में वृद्धि कर सकें। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद। फिर हम अगले भाग में पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।